एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचिला स्टडी पर। तो डेली की तरह आज भी हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। डेली हम लोग एक एक टॉपिक कवर करते हैं। आज भी हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जो आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, इसका पहले से ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, इसका पुराना नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ये जो 1935 जो है अधिनियम आया था, उसके द्वारा जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले वो चलता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है फिर सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है किसके द्वारा हुआ? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में, उसके द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। तो आइए इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं, गठन के बारे में पढ़ते हैं। तो 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। इससे पहले जो है 1937 से 50 के दौरान जो संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का कार्यरत था। मतलब जो इससे पहले जो 1937 से 50 के बीच में था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना जाता था। फिर 28 जनवरी 1950 को जो है ये सर्वोच्च न्यायालय जो है ये गठन में उसमें अस्तित्व में आया। तो सर्वोच्च न्यायालय का भाग कौन सा है आइए जानते हैं। तो भाग 5 है। अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 124 से 147 तक के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। तो मूल संविधान में जो है कितने न्यायाधीश होते थे? पहले मूल संविधान जो था उसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। टोटल पहले 8 जो है न्यायाधीश होते थे। अब वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश। मतलब इस समय टोटल कितने हैं? तो 31 जो है न्यायाधीश होते हैं टोटल। फिर इनकी नियुक्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 124 2 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर नियुक्ति की जाती है। मतलब जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह लेके, अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद कौन सा है? तो 124 2 के तहत। फिर योग्यता इनकी क्या क्या है आइए देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, ये योग्यता तो सब में होती है। फिर उसमें कम से कम एक हाईकोर्ट या अधिक से अधिक 5 वर्षों तक न्यायाधीश जज के रूप में काम किया हो। एक हाईकोर्ट या एक से अधिक हाईकोर्ट में जो उसने 5 साल के लिए जज का काम किया हो। फिर या तो ये नहीं हो अगर तो 10 साल तक उसने हाईकोर्ट में केवल वकील के रूप में वकालत की हो। तो इन दोनों में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। फिर आता है न्यायाधीशों की पदावधि। तो देखते हैं इनकी अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष होती है। मतलब ये 65 वर्ष से ज़्यादा जो है ये काम नहीं कर सकते, न्यायाधीश के पद पर नहीं रह सकते। 65 वर्ष तक खाली इनकी होती है अधिकतम आयु। फिर किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पद से अपना पद त्याग कर सकता है। मतलब वो जब चाहे तब अपना त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा सदाचार या दुर्व्यवहार के कारण उसे पद से पहले भी हटाया जा सकता है। अगर कोई वो दुर्व्यवहार या खराब काम करता है तो उसे पद से पहले भी हटाया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि 65 वर्ष में ही उसको हटाया जाएगा, उसको पहले भी हटा सकते हैं। फिर आइए इनकी शपथ देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों के लिए अनुसूची 3 में शपथ का एक ही प्रारूप है। तो किसका? मुख्य न्यायाधीश का और जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग, ये दोनों की जो शपथ के बारे में अनुसूची 3 में प्रारूप मिलता है। शक्तियाँ इनकी कौन कौन सी हैं? तो ये राष्ट्रपति को परामर्श अनुच्छेद 143 से देने की शक्ति रखता है। ये आर्टिकल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आर्टिकल 143। तो ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, सलाह देने की शक्ति रखते हैं। फिर एक या एक से अधिक राज्यों के वाद विवाद भी सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाते हैं। अब ये जैसे एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद जो चलते हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जाते हैं। जैसे कोई भी नदी का है या कोई भी बड़ा विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में ही पहले जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की भी शक्ति है। ये जो रिट होती है हमारी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, जो रिट होती है 5 तरह की, वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट में ही जारी की जाती हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय। मतलब कोई भी आपराधिक या कोई भी जो है आपराधिक सभी तरह के मामले जो होते हैं उसका अंतिम न्यायालय यही है, सुप्रीम कोर्ट ही। फिर आइए जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है। तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसका वेतन 2,80,000 रुपये है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2.5 लाख रुपये होता है। याद रखिएगा 2,80,000 खाली जो मुख्य न्यायाधीश है उसका होता है
और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके जो है 2.5 लाख रुपए होते हैं। तो ये इतना हम लोगों ने डिटेल पढ़ा। अब हम लोग इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। संविधान का संरक्षक का व्याख्याकार कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। फिर संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो अभी हमने बताया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और जो पहले चल रहा था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, तो जो है 1935 अधिनियम के द्वारा उसकी स्थापना हुई थी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में। फिर आता है संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई है, तो 7। मतलब कि जो मूल रूप से जो पहले मूल संविधान में थे तो उसमें जो अन्य न्यायाधीश कितने थे, 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो इस समय प्रेजेंट टाइम में 31 है। ठीक है, एक जो मुख्य होता है, 30 अन्य होते हैं। फिर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश से ली गई है, तो ये जो अमेरिका से ली गई है। केवल क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं, तो नहीं। रिटायरमेंट की बात जो है, कोई भी न्यायालय में न्यायाधीश की जगह मतलब वकालत नहीं कर सकते। फिर किसी अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है, तो हाँ, आर्टिकल 143 में जो ही राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, इतनी शक्ति इनको प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है, तो उच्चतम न्यायालय को है। ये सब इनको शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारत की न्यायपालिका किस अवस्था में आती है, तो स्वतंत्र रूप में आती है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, तो ये संचित निधि से इनको वेतन मिलता है। क्या है, जो मुख्य न्यायाधीश है उनका कितना है, 2,80,000, और जो अन्य न्यायाधीश उनका 2,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जाता है, तो महाभियोग द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया किस पे लगती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज पे, हाई कोर्ट के जज पे, इन सब पे जो है महाभियोग द्वारा इन्हें हटाया जाता है। फिर भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, ये जो प्रथम न्यायाधीश थे। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, तो कौन सा, अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान में आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की गई थी, तो केशवानंद भारती वाद में जो है इसकी घोषणा की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत संरचना के बारे में। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय में। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही संभालते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक समय तक कौन रहा है, वाई.वी. चंद्रचूड़, ये जो है सबसे अधिक समय तक रहे। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, 2,80,000, जो अभी हमने ऊपर बताया आप लोगों को। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल गुरुचेला स्टडी को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।